Hello friends, welcome to PTW. Today we are going to discuss the relevance of ASEAN NATO. दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट मिड अक्टूबर जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा उन्होंने एशियन नाटो का जो आइडिया है उसको फिर से एम्फेसाइज किया। उनका कहना था कि इन एशिया देयर शुड बी ए नाटो, और इस कंसेप्ट को अमेरिकन थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट के लिए एक पेपर प्रिपेयर किया और उसमें इस कंसेप्ट को उन्होंने फर्दर एक्सपेंड किया। उनका कहना है कि जो चाइना जिस तरह से अपने जो मिलिट्री स्ट्रेटजी और अपने एक से देखिए जो मिलिट्री फोर्सेस है उसको एक्सपेंड कर रहा है, और उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ है, इससे ये जरूरी हो गया है कि एशिया में भी एक नाटो हो, और उससे होगा कि इट विल डिटर चाइना फ्रॉम पोजिंग ए थ्रेट टू वेस्टर्न अलाइज। ये उनका लॉजिक था, लेकिन इसका कोई खास द आइडिया डिडंट गेट ट्रैक्शन अमंग मेनी कंट्रीज। इवन जापान के जो क्लोज फ्रेंड्स हैं एशिया में, जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इन लोगों ने भी इस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि वी डोंट हैव दैट सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इन माइंड एंड वी हैव नॉट बीन ट्रीटी अलाई ऑफ एनी कंट्री। तो उन्होंने तो इस आइडिया को आउटराइटली डिनाई कर दिया। और इवन जापानीज प्राइम मिनिस्टर जब एशियन समिट में भाग ले रहे थे तो उन्होंने भी लाओस में इस आइडिया को फर्दर प्रमोट नहीं किया। उन्होंने भी इसको एक बैक बर्नर पर डाल दिया, क्योंकि उनसे मीटिंग होने के बाद ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज उन्होंने भी कहा कि भाई वी हैव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन प्लेस, लेकिन इसका पर्पस किसी भी दूसरी कंट्री को कंटेन नहीं करना। इसका पर्पस है कि टू इंश्योर दैट द इंटरनेशनल रूल्स आर अप्लीकेबल इन ऑल द प्रॉब्लम रिजोल्यूशन एंड अदर थिंग्स, यानी एवरीबडी फॉलोज द रूल बेस्ड ऑर्डर। दैट वाज द मेन पर्पस उनके हिसाब से। तो इस तरह से हम देखें कि ये जो आइडिया है एशियन नाटो का, वो कहीं से भी यू कैन से कि ये जस्ट एक पॉप, और इट मे बी जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स, बट ये कहीं थोड़ा भी इसमें मूवमेंट नहीं हो पाया। कहीं इसके देयर वाज नो टेकर ऑफ दिस आइडिया। दोस्तों, अगर हम देखें तो जिस समय क्वेड का जो गठन किया गया था, और इवन 2017 में जब इसका फिर से रीएस्टेब्लिश किया गया, तो उस समय भी ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्वाड को एक एशियन नाटो का ही नाम दिया था, और उन्होंने भी कहा था कि इट इज जस्ट ए फोम इन द सी। लेकिन उस वक्त भी जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर, उन्होंने भी कहा था कि भाई ये जो क्वाड है ये कोई नाटो का एशियन वर्जन नहीं है। इट इज उनके हिसाब से कि इट इज अ वेरी लेजी एनालॉजी, क्योंकि ये सारे जो कंट्री है, और स्पेशली इंडिया हैज नॉट बीन एनी ट्रीटी अलाई ऑफ एनी कंट्री। तो ये कभी भी नाटो में तो सारे ट्रीटी अलाइज है यूएस के, तो ये कभी हम क्वाड को ये कह ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो एशियन नाटो का कंसेप्ट है ये हमेशा किसी न किसी फॉर्म में आता रहा है। सबसे पहले तो पैसिफिक पैक्ट की बात आई, वो 1949 में ही, कि ये पैसिफिक पैक्ट का जो आइडिया इसको प्रमोट किया गया, और इसका मेन पर्पस वही था कि भाई कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वो अपने इन्फ्लुएंस को बाहर नहीं कर, स्पेशली द सोवियत यूनियन, इट्स नॉट एक्सपोर्ट और इट्स नॉट एक्सपैंड इट्स एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये मोरलेस एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट जो कोल्ड वॉर के टाइम में था उसको कंटेन करने के लिए ये आइडिया आई थी पैसिफिक पैक्ट। उसके बाद हम देखें तो यूएस का मोन फोकस था कि भाई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना, यानी डिफरेंट रीजन्स में वो एक सिक्योरिटी मल्टीलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप्स को प्रमोट कर रहे थे। जैसे
ये जो साउथ ईस्ट एशिया में सियाटो, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो 54 में एस्टेब्लिश हुआ। उसी तरह अगर हम देखें तो सेंट्रल एशिया में भी सेंटो हुआ, सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट एरियाज में और डिफरेंट रीजन्स में यूएस ने इस तरह के जो मल्टीलेटरल जो सिक्योरिटी ग्रुपिंग्स को प्रमोट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सारे फ्लप हो गए। और अगर हम देखें उसके कंटेक्स्ट में ही ये जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्सक्लूसिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी लाइट में अगर हम देखें कि अगर अभी एक एशियन नाटो एस्टेब्लिश किया जाता है तो इसका कोई बहुत रेलिवेंस नहीं होगा। इनफैक्ट ड्रॉबैक्स कई हैं। जैसे ही अगर यूएस लेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होता है तो ये मान के चलें कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट विल बी सब्जेक्ट टू यूएस फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। अगर यूएस कोई भी डिसीजन लेता है तो सारे जो मेंबर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के मोर और लेस दे विल बी कंपेल्ड टू फॉलो देम। सेकेंडली अगर हम देखें तो कोई भी कंट्री अगर उसमें कोई भी मेंबर है जिसका अगर इंटरेस्ट यूएस या अदर मेंबर के साथ कन्वर्ज नहीं कर रहा है या उस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव से वो डाइवर्ज कर रहा है, तो दैट कंट्री वोंट बी एबल टू पुश इट्स एजेंडा बियॉन्ड ए पॉइंट। वो अल्टीमेटली जैसे कि ताइवान ही इशू पर ले ले, अगर यूएस ताइवान के फेवर में कोई वार में शामिल होता है तो दैट कंट्री, इवन इनफैक्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विल बी ड्रन इनटू दैट वार। तो ये तो सेकंड उसका हम कह सकते हैं कि ड्रॉबैक। इस तरह एक जो सबसे बड़ा मेजर जो इसका ड्रॉबैक है और जिसके कारण बहुत सारे जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया वोंट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस आइडिया, वो है रीजनल ऑटोनॉमी का। अगर आप देखें तो ये जो यूक्रेन वार के टाइम में भी इंडिया हैज़ अंडर स्कोर इट्स रीजनल स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, और इसी के तहत वो ये नहीं चाहते कि भाई किसी कंट्री और इवन यूएस या कोई भी अदर पावर कोई भी आइडिया इम्पोज करे। दे वांट टू हैव देयर फ्री थिंकिंग और दे वांट टू हैव इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑन एनी इशू। तो अभी ये जो सारे पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज हैं उन्हें ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का आइडिया काफ़ी यू कैन से वेरी इंटीग्रल टू देयर फॉरेन पॉलिसी। और इस कारण ही आप अगर देखें कि कोई भी कंट्री ये जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर के आइडिया को ये नहीं किया। इनफैक्ट इवन जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ भी इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उन लोगों ने तो इसका अपोज किया और वो ये समझते हैं कि जैसे ही अगर हम किसी मल्टीलेटरल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में का हिस्सा बनते हैं तो ये जो हमारे जो रीजनल और इंडिविजुअल कंट्रीज के जो सिक्योरिटी ग्रीवेंसेस है वो एड्रेस नहीं होंगे। इनफैक्ट दे विल बी सब्जेक्टेड टू ग्रेट पावर कंटेस्टेशन। और इसीलिए उन लोगों ने भी इसका कहीं से कोई सपोर्ट नहीं किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एशियन नाटो का आइडिया तो बहुत पुराना है और बार बार ये इशू बढ़ता रहा है, लेकिन इसका कहीं कोई टेकर नहीं है और इट मे नॉट मैटेरियलाइज इन द नियर फ्यूचर। हाँ, ये हो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ इस एरिया में कोई भी सिक्योरिटी कॉपरेशन नहीं होगा। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अभी भी हैं, जैसे कि ऑकस है या क्वाड हुआ या इवन मेनी ट्राइलेटरल ग्रुपिंग्स आर देयर, जैसे इंडिया यूएस जापान, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया, इवन यूएस जापान फिलीपींस, यूएस जापान साउथ कोरिया, माने इस तरह से बहुत सारे जो मिनीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अपने माने किसी खास मुद्दे पे ये आए हैं अब एक साथ। तो और इसे हम कह सकते हैं कि जो पहले जो कोल्ड वार के टाइम में क्या होता था, कोल्ड वार के टाइम में एक यूएस की जो पॉलिसी थी हब एंड स्पोक, यानी यूएस एक सेंट्रल पॉइंट होता था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और उसके बाद वो यूएस का अपना पर्सनल जो डायरेक्ट बायलैटरल रिलेशन होता था किसी अदर कंट्रीज के साथ, और उन अदर कंट्रीज का आपस में उस तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, उनका कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट यूएस के साथ होता था। तो इसी को हम कहते थे कि हब एंड स्पोक स्ट्रेटजी। लेकिन अब जो है वो मोरलेस ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर, अब जो है कि एक जो लैटिस फ्रेमवर्क आ गया है जिसमें होता है कि ये जो सारी कंट्रीज हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं,
जैसे कि अभी जो हम जो मिनीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की बात की उसमें है कि भाई यूएस, जापान एंड फिलीपींस, सिमिलरली यूएस, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, यूएस, जापान। तो इस तरह से देखें कि सारी कंट्री एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इसलिए इसको ये, और अभी के पीरियड में खास करके जिस मल्टीपोलर वर्ल्ड जब उभर के आ गया है, तो इसमें चूंकि बहुत सारे सेंटर्स हैं, सेंटर पावर सेंटर्स तो कई हैं, तो इसीलिए ये सारे जो कंट्री जो हैं वो आपस में रिलेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ता है। और इसलिए इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी में एक आइडिया है, जैसे मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया जो अभी फॉलो कर रहा है वो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी। इट मीन्स इट वांट्स टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशन विथ ऑल द मेजर पावर्स। ये नहीं है कि एक्सक्लूसिव पावर्स, और इट वोंट अलाउ रिलेशन विथ वन कंट्री टू एडवर्सली अफेक्ट द रिलेशन विथ अदर कंट्री। तो इस तरह मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी से ही मिलता जुलता है ये मिनीलेटरलिज्म का आइडिया है, एंड इट विल कंटिन्यू टू हैव इशू बेस्ड अलाइनमेंट। तो आगे हम फ्यूचर में देखेंगे कि एशियन नाटो का जो ये कंसेप्ट है, भले ये बड़ा ही रोमांटिक आइडिया है, लेकिन इट डजंट हैव एनी, it is not going to be a reality in the near future। और ये जो मिनीलेटरलिज्म है और ये कह ले कि इशू बेस्ड अलाइनमेंट, दैट विल कंटिन्यू टू बी द फ्लेवर ऑफ द टाइम। धन्यवाद।